गाजा में दो जगह खान यूनिस और नॉर्थ गाजा जबलिया दोनों जगह हमास ने बड़ी स्ट्राइक कर दी है। खान यूनिस में अल महाट्टा अल करारा में और जैसा कि मैंने कहा नॉर्थ गाजा में जबलिया में। उसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर है वो यमन को लेके है। यमन पे विशेष फोकस है। यमन पे कल रात इजराइल ने ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग नाम से हमला किया था। उसका जवाब कैसे यमन ने दिया है, सबको चौंका दिया उस जवाब ने। तीसरी बात लेबनान को लेके, लेबनान इज ऑन द वर्ज ऑफ वॉर। लेबनान में हिजबुल्लाह फिर से हथियार उठाना लगभग तय है। उसको लेके पूरी लामबंदी हो चुकी है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। चौथी बात, जो आज गाजा में जो सिविलियन कैजुअलिटीज थी, जो एक सिविलियन शहीद हुए, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद पांचवा जो सीज फायर जहां पर जा रहा है, सीज फायर में जो नेतन्याहू व्हाइट हाउस गया है और पूरी जो जद्दोजहद चल रही है उस फ्रंट पे क्या हो रहा है। उसके बाद छठे नंबर पे सीरिया, सीरिया में जुलानी क्या कर रहा है। सातवें नंबर पे ईरान, ईरान को लेके बड़ी खबर आई है जब एक टकर कार्लसन जो कि सोशल मीडिया पर्सनालिटी है, उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लिया है और उससे भी जुड़ी और खबरें हैं। आठवें नंबर पे रशिया यूक्रेन वॉर, 9वें नंबर पे चाइना और 10वें नंबर पे ब्रिक्स। ब्रिक्स में आज क्या हुआ, क्योंकि ब्रिक्स को लेके अमेरिका का बड़ा बयान आया है। भारत भी ब्रिक्स में है और ब्रिक्स ने उस बयान का विरोध किया है। भारत भी एक तरह से विरोध में है, लेकिन भारत का जो बीच का रवैया है, ढुलमुल रवैया, वो भी सामने आता रहा है। तो ये देखिए पूरी आज की जो हेडलाइंस हैं और हम पूरी बात करते हैं। जो 10 हेडलाइंस हैं, सबसे पहले हमास ने देखिए बार बार ये दिखाया है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को न केवल डेवलप कर रहा है बल्कि टैक्टिक्स स्विच कर रहा है। अब टैक्टिक्स स्विच में आप देखिए कि अल करारा अल महाट्टा खान यूनिस में जो आज 2 हमले हमास ने किए, एक जगह मरकबा टैंक उड़ाया, एक जगह एक आईडीएफ पर्सनल कैरियर उड़ाया, और दोनों ही जगह जो उम्मीद इजरायली करते हैं कि भाई जब मरकबा टैंक पे हमला हो तो आरपीजी से हो, या जो पर्सनल कैरियर पे हमला हो वो भी आरपीजी से हो। लेकिन पिछले कई दिनों से हमास ईएफपी यूज कर रहा है, जो एक्सप्लोजिव रॉकेट बन जाते हैं और जो नीचे लगाए जाते हैं। कई बार वो हाथ से रखे जाते हैं, कई बार वो पहले से दबे होते हैं और डेटोनेट हो जाते हैं, उनको रिमोट से डेटोनेट किया जाता है। ये 2 तरीके हैं। तो अब ये जो है, अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आईडीएफ के चीफ इयाल जमीर हैं और जो राइट विंग जो नेतन्याहू की मिनिस्ट्री, उसके मिनिस्टर्स हैं, खासतौर पे बेन गिविर, उनमें जो 2 दिन से बहस चल रही है उसमें यह भी मुद्दा, और ये आज पता चला कि यह मुद्दा है, क्योंकि इयाल जमीर की नेतन्याहू से भी झगड़ा हुआ था जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस जा रहे थे, और ये कह दिया था इयाल जमीर ने कि आईडीएफ जो है 20 लाख लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती गाजा में, ये पॉलिटिकल फोर्सेस का काम है, आर्मी का काम नहीं है। उसके बाद बेन गिविर से झगड़ा हुआ, जिसमें बेन गिविर को भी उसने चुप करा दिया। उसने कहा कि तुम एक दिन वहां लड़के दिखा दो तब बात करो। इस तरह की बातचीत हो गई जो कि हम लोग के यहाँ सड़क पे होती है, उस तरह की बातचीत। उसके बाद इयाल जमीर ने यह भी कहा, जो आज सामने आया है, इयाल जमीर ने यह भी कहा कि जो हमास टैक्टिक्स स्विच कर रहा है उसको हमें स्टडी करने की जरूरत है। वी नीड टू स्टडी। भाई कोई समझ ही नहीं रहा है इस बात को, हिंदुस्तान में कोई नहीं। अब जैसे बड़े नाम हैं, जैसे प्रवीण साहनी हैं, बहुत सारे और रक्षा विशेषज्ञ, इनको समझ ही नहीं है कि हमास टैक्टिक्स कैसे स्विच कर रहा है। कभी ऐसा रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल्स में भी ऐसा नहीं हुआ। रशिया में सिविल वॉर हुई, चाइना का रेवोल्यूशन हुआ, वियतनाम का रेवोल्यूशन हुआ, हर जगह क्रिएटिविटी दिखी। वियतनाम में तो टनल वॉरफेयर भी हुई, और वियतनाम में तो नॉर्थ वियतनाम एक स्टेट था जहां बाकायदा हथियार बनते थे, फिर साउथ वियतनाम में अमेरिका से लड़ने के लिए भेजे जाते थे। लेकिन लड़ाई में जो छोटे छोटे एक्सप्लोजिव्स हैं उनमें इनोवेशन ये पहली बार हो रहा है। और हमास का आप देखिए कि ऐसा नहीं कि 7 अक्टूबर 2023 के पहले उन्होंने सारे हथियार नए बना लिए थे और अब एक एक करके उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। नहीं, ये अभी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वॉर उन्होंने इवॉल्व किया। अब आप सोचिए, जो क्लासिक जो मार्क्सिस्ट टीचिंग है कि आप एक प्रोसेस में उतरिए, उस प्रोसेस से आप सीखेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले से आपको सब आता है और आप जा रहे हैं और आप जीत के आगे। आपको नदी में छलांग लगानी पड़ेगी। आपको थोड़ा बहुत तैरना आता है, आप नदी में छलांग लगाइए, फिर उसके बाद नदी आपको अपने आप सिखाएगी कैसे तैरना है। और नहीं तैरना आता तो आप डूब जाओगे। यह है क्रांति, यह है क्रांति का इसेंस, रेवोल्यूशनरी थिंकिंग का इसेंस, रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिस का इसेंस। तो इसीलिए देखिए ये जो हमास ने परफेक्ट किया है, वो प्रक्रिया में नए नए हथियार डेवलप कर रहे हैं। अब बाकी जगह भी ये हुआ है, चाइना में भी टैक्टिक्स में बहुत सारे चेंजेस हुए थे। जैसे ऐसे सीखते जाते हैं रेवोल्यूशनरी, जैसे जैसे आगे
मामला बढ़ता है, रशिया में भी, वियतनाम में भी, क्यूबा में भी इस तरह के हुए। लेकिन कहीं भी हथियारों का ये जो फ्रीडम हमास के पास है, टनल्स, एक बड़ा टनल नेटवर्क, सोफिस्टिकेटेड, मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े जो लोग हैं, साइंटिस्ट, जो अपनी सारी पढ़ाई छोड़ के, ट्यूनीशिया से लेके अल्जीरिया से लेके, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के 10 साल से यहां पड़े हुए हैं, और वो लोग केवल ये कर रहे हैं कि हथियार बना रहे हैं और चाहते हैं हमास जीते। ये चीज भी किसी के पास नहीं थी। ये पूरा एक अरब नेशन लड़ रहा है हमास के लिए, इसीलिए वो लोग इस तरह के हथियार बना रहे हैं। तो याल जमीर जो कि आईडीएफ के चीफ है, उनकी जो चिंता, उनका जो पूरा एक ये है कि ये हम लोग कैसे लड़ें, इसको लेके केवल वो बेन गिविर कह देता है कि तुम लोग लड़ने से डरते हो। उसने कहा लड़ने से कौन डरता है, लेकिन सवाल ये है कि हम इसको स्टडी, हमको करने के लिए टाइम चाहिए। अब यहां दुनिया की सबसे एडवांस, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड आर्मी को यहां जाके हमास ने एक कुत्ता बना दिया, फंसा दिया है। ये आप देखिए स्थिति, ये बिल्कुल रियल सिचुएशन, यहां फंसा दिया हमास ने उसको। टस में वो इधर जाए कि उधर जाए, उसको समझ में नहीं आ रहा है। और ये देखिए, जैसे टैक्टिक स्विच की मैंने बात की, अल करारा, अल मुहट्टा में उन्होंने ईपीएफ यूज करके और उन्होंने आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और मरकवा टैंक उड़ा दिए। उधर नॉर्थ गाजा में जो इजरायली सोल्जर्स के जो कॉन्सेंट्रेशन है, वहां आरपीजी मार दी, जबकि आरपीजी मारी जाती है टैंक्स पे, सीधे पर्सनल्स पे, जो सैनिक है उन पे सीधे वो आरपीजी चला दे रहे हैं। और वो ऐसी चीज है जिससे बहुत खौफ, मैं बार बार कह रहा हूं, इजरायली सेना खौफ ज्यादा है इस समय। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे इस टैक्टिक्स का हम जवाब दें। जबलिया में कितने हेलीकॉप्टर, आज 3 हेलीकॉप्टर उतरे, उन पे भी गोली चली, वो भी एक हमास का एक इनोवेशन है। अभी तक हमास जो हेलीकॉप्टर उतरते थे घायलों को ले जाने के लिए, उसमें गोली नहीं चलाती थी, कोई ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन से नहीं। वो क्या, वो तो सब ह्यूमन है इजरायली, उनसे मतलब क्रांति में थोड़ा होता है कि आप ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन करिए। दुश्मन है, उसको मारना है, वो आपको मार रहे हैं, वो आपके बच्चों तक को मार रहे हैं, आप तो कम से कम वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको हर जगह मारना है। उसलिए नहीं, हमास ट्रिक कर रहा था, हमास धोखा दे रहा था पहले से, एक रेवोल्यूशनरी धोखा, रेवोल्यूशनरी कनिंगनेस, ये जो हमास की है। और वो पूरा उसने पहले हेलीकॉप्टर पे नहीं मारा 1-1.5 साल, उसके बाद अभी मारना शुरू कर रहा है। तो हेलीकॉप्टर भी आने में टाइम लगा रहे हैं, और जो टाइम लग रहा है उसमें इजरायली सोल्जर दम तोड़ दे रहे हैं। अब बात समझ में आई, ये बात हो रही है, उसमें इजरायली सोल्जर दम तोड़ दे रहे हैं। मैं एक चीज भूल गया शुरू में कहना, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें 1000 कमेंट मुझे चाहिए, और मुझे आशा है कि आज बड़ी संख्या में आप लोग देखिएगा। मैं वही फिर कह रहा हूं, जब वीडियो जैसे ही शुरू हो, 10-15 हज़ार जो कमिटेड हमारा बेस है वो तुरंत आ जाए, तो इसकी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। अब हम आते हैं, देखिए यमन पे। अब यमन पे देखिए क्या है कि यमन पे कल इजराइल ने हमला किया। यमन पिछले 2-3 दिन से, जब से ईरान से वॉर खत्म हुई, उसके बाद एक गैप आया, फिर पिछले कम से कम 2-3 दिनों से यमन ने हमले फिर से शुरू कर दिए इजराइल पे, मिसाइल हमले। कल इजराइल ने रात में ब्लैक फ्लैग ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें उसने बड़ी संख्या में यमन पे बम्बार्डमेंट किया। लेकिन उसमें एक सरप्राइज था। सरप्राइज ये था कि जो हुदैदा, जो कि यमन का पोर्ट सिटी है, और जिसमें जहां से कल एक इजरायली बाउंड वेसल को, शिप को यमन ने मार गिराया था। आपको मैंने बताया था कि चार नेवल गनबोट्स गए यमन की, और उन्होंने पूरी शिप को ही एक तरह से सिंक कर दिया। मतलब वो शिप अभी तक सिंक कर रही है। शिप तो कई दिनों तक सिंक करती, मतलब डूबती रहती। तो अब वहां पर इजराइल ने ब्लैक फ्लैग ऑपरेशन लॉन्च किया, लेकिन उधर यमन ने हमला कर दिया अपने, मतलब यमन ने एयर डिफेंसेस अपने पहली बार दिखाए। अब यमन के पास एयर डिफेंसेस है, किसी को पता ही नहीं था। पहले तो ये नहीं पता था कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो ईरान के पास हैं, उतनी डेवलप नहीं, लेकिन हैं यमन के पास हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक नहीं, हाइपरसोनिक इजराइल के पास ठीक से नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल यमन के पास है। उसने बेन गुरियन एयरपोर्ट को ईरान इजराइल वॉर के पहले कई बार मार के दिखा दिया था। तो अब वो तो चलो एक सरप्राइज था, अब ये आ गया सामने, कह रहे एयर डिफेंसेस भी हैं, क्योंकि इजराइल के कई जो एयरक्राफ्ट गए वो वहां पर इंटरसेप्ट हो गए, और वो एयरक्राफ्ट, उसमें ड्रोन्स थे, ये क्लियर नहीं कि कोई पायलट इजराइल का पकड़ा गया है। वो तो ईरान में कितने पायलट्स पकड़े गए अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है। लेकिन यमन में जो हुआ है वो वाकई ताज्जुब में, लोगों को उस चीज ने ताज्जुब में डाल दिया कि यमन के पास एयर डिफेंस कहां से आ गया।
और ये देखिए, और ये यमन ने कभी भी बोस नहीं किया इस बात को लेके, कभी भी बड़बोलापन नहीं दिखाया, चुपचाप वो डेवलप करता रहा, या चुपचाप उसके पास जो आर्सेनल था, कहीं से भी आया हो, ईरान से आया हो, लेबनान से आया हो, या रशिया से आया हो, वो उसको धीरे धीरे अपना छुपाए हुए था, और उसने कल इस्तेमाल किया, और इजराइल की हालत खराब हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, उधर तो वेसल को तो डुबाया ही, उसके बाद जब ब्लैक फ्लैग ऑपरेशन हुआ, फिर आज सुबह बेन गुरियन एयरपोर्ट पे और अशदोद और एश्कलोन, तीन मतलब तेल अवीव, एश्कलोन, अशदोद, 3 इजरायली शहर पे सीधे यमन ने मार दिया हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। केवल एक इंटरसेप्ट हो पाई, 2 दे गॉट थ्रू, वो पूरा भेजती हुई, जो इजराइल के इंटरसेप्टर्स हैं उनको भेजती हुई वो बेन गुरियन एयरपोर्ट पे लगी है। ये बात साबित हो गई, और इसको लेके आप सोचिए, जो वही राइट विंग जो इजराइल का है वो सकते में है। उधर बेन गिवर ने डांट खाई आईडीएफ के चीफ से, फिर इधर जो स्मोत्रिच है, जो इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने पता क्या कहा, उसने कहा कि हमको पता ही नहीं था कि यमन के पास एक तो एयर डिफेंस सिस्टम है, और उसके बाद ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो पहाड़ों में छुपी हुई हैं। अब ये तक तो ईरान के बारे में ये लोग कह रहे थे कि पहाड़ों में छुपी हुई हैं, अब यमन के बारे में कह रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं था। ये स्मोत्रिच का बयान है, हमको पता ही नहीं था कि इस तरह की चीजें हैं। फिर उसने कहा कि हम तो सोचते थे कि यमन एक ऐसी ताकत है जो सऊदी अरेबिया से लड़ती है, और सऊदी अरेबिया से लड़ने के लिए ईरान उसको हथियार दे रहा है। यही नहीं समझ पा रहे थे कि ईरान की पूरी टैक्टिक्स इजराइल को घेरने की थी। और फिर स्मोत्रिच ने कासिम सुलेमानी का नाम लिया। मैं कैसे इन चीजों को कन्वे करूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। कासिम सुलेमानी, जिनको 2020 में अमेरिका ने असैसिनेट कर दिया था, और जो बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने आईसिस को खत्म किया, और जिन्होंने एक समय तो अमेरिका उनके नेतृत्व में लड़ा, अमेरिकन फोर्सेस उनके नेतृत्व में लड़ी आईसिस के खिलाफ 2015 से लेकर 2019। लेकिन ट्रंप जानता था, ट्रंप ने जाते जाते एयर स्ट्राइक कर दी थी 2020 में, बाइडेन के आने के पहले, और उसके बाद मतलब ये बगदाद में, और उसमें कासिम सुलेमानी मारे गए थे, सबको पता है। कासिम सुलेमानी के बारे में स्मोत्रिच ने आज कहा कि कासिम सुलेमानी एक्चुअली हमको घेर रहा था, हम तो सोच रहे थे यमन सऊदी अरेबिया के लिए, और कासिम सुलेमानी ने हमको ये उधर लेबनान हिजबुल्ला को उसने पूरा तैयार किया। सीरिया में असद रेजिम थी, खैर वो गिर गई, अब सीरियन रेजिस्टेंस वहां उभर रहा है। लेकिन इधर यमन, और यमन को लेके ये जो अचंबा है, ये बड़ा ही, हम लोग जब पहले से जानते थे, मैं तो चिल्ला चिल्ला के ये बातें कहता हूं कि यार हम लोग पहले से जानते थे कि ये सब है, तो तुम कैसे नहीं जानते हो? तुम्हारे पास तो मोसाद था, तुम्हारे पास तो पता नहीं दुनिया भर का टंटा था, उसको तुमने कैसे, मतलब दिस इज लाइक एन इंटेलेक्चुअल शॉक that basically you have all the knowledge of the world, you have all the research of the world। वो अलग बात है कि ईरान ने तुम्हारा वाइजमैन इंस्टीट्यूट उड़ा दिया, लेकिन आज अभी उड़ाया है ना, उसके पहले तो तुम्हारे पास रिसर्च थी। उस रिसर्च की बेसिस पे तुम्हें यही नहीं पता कि यमन का इंटेंशन क्या थे, तो तुम युद्ध किस बात का लड़ रहे हो? तुम तो हारे हुए हो। और एक्चुअली ये केवल मीडिया के बल पे इजराइल फूल रहा है, केवल मीडिया के बल पे, अदरवाइज इजराइल के पास कुछ नहीं। अभी देखिए लेबनान में इनकी पूरी पोल खुल गई है। लेबनान में इन्होंने ये माहौल बनाया अमेरिका के माध्यम से कि लेबनीज स्टेट और लेबनीज आर्मी हिजबुल्लाह को डिसआर्म करे। आज अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ के प्रेसिडेंट जोसेफ आउन से मिले। मैं बता चुका हूँ कि लेबनान में प्रेसिडेंट मेरोनाइट क्रिश्चियन, प्राइम मिनिस्टर शिया, और स्पीकर पार्लियामेंट का, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी और स्पीकर पार्लियामेंट का शिया होता है। तो हिजबुल्लाह शिया है, और उसमें हालांकि सुन्नी और क्रिश्चियंस भी है। लेकिन वो जो हिजबुल्लाह, अच्छा हिजबुल्लाह वहाँ पर एक सरकार भी हिजबुल्लाह की एक तरह से, क्योंकि जो लेबनीज पार्लियामेंट है उसमें हिजबुल्लाह ब्लॉक की मेजॉरिटी है, करीब 64-65 सीट्स है उनकी। तो अब ये जो पूरी एक सिचुएशन है, इस पूरी सिचुएशन में लेबनान पे पूरा इन लोगों ने दबाव बनाया था कि किसी भी तरह से लेबनीज स्टेट इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए कि वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करे, आपस में लड़ाई हो जाए, लेबनान में फिर से सिविल वॉर हो जाए, जिसे 1970s में इजराइल और अमेरिका ने कराई थी। लेकिन अभी क्या है, जोसेफ आउन जो इनका आदमी माना जाता था, जो प्रेसिडेंट बना, जो मैरोनाइट क्रिश्चियन है, वो घुमाता है, वो हमेशा, वो लगातार वो अमेरिकन को घुमा रहा है। वो कह रहा है हाँ हम कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हिजबुल्लाह कंप्लाई कर रहा है, हिजबुल्लाह फिर ये कर रहा है, इस तरीके से कंफ्यूज किए हुए। और अभी हिजबुल्लाह ने अल्टीमेटम दे दिया है, नईम कासिम ने साफ साफ कह दिया है कि हम लोग ये सिचुएशन सह नहीं सकते, जो अभी स्टेटस को है वो हमसे बर्दाश्त नहीं है। इजराइल 5 जगहों पे अभी तक विड्रॉ नहीं किया है,
और हमें हथियार डालने से कहने से पहले किसी को नैतिक अधिकार नहीं है हमारे हथियार लेने का। सबसे पहले इजराइल को, यानी वो लेबनीज स्टेट को कह रहे हैं, लेबनान की सरकार को, कि तुम पहले इजराइल को 5 जो एरियाज हैं उनसे हटाओ, उसके बाद तुम एक नॉर्मलाइज एक जो पूरी जो अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स इजराइल बहुत सारे छोड़ गया है उनको डिफ्यूज करो। एक ऐसी प्रोसेस लाओ जहां सब में सारी जो पार्टीज हैं लेबनान में उनमें दोस्ताना संबंध हो, फिर हमसे बात करो हथियारों की। और अगर नहीं ये करोगे तो हम इजराइल पे हमला शुरू कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, लेबनान इज ऑन द वर्ज ऑफ वॉर, कोई उसको रोक नहीं सकता इस समय। और ये एक नया फ्रंट खुल रहा है, यमन का फ्रंट खुल ही चुका है, लेबनान खुल गया है। उधर नेतन्याहू भाग के जो गए हैं, जो हमारा चौथा पॉइंट है, हम देखिए उसमें सीज फायर जो टॉक्स हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं, क्योंकि इससे वो जुड़ता है। नेतन्याहू जो भाग के ट्रंप के पास गए हैं, वो इसलिए भी गए हैं, एक तो उन्होंने ये ट्रंप से वो गारंटी चाहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान पे वो फिर से हमला कर सके। और उसके बाद दूसरी चीज़, उनको लेबनान में खतरा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह हमला करने जा रहा है, तो लेबनान की सिचुएशन के बारे में क्या करें, क्योंकि वहाँ से इजराइल को भागना पड़ेगा। अदरवाइज अगर लेबनान से ने फायर शुरू कर दिया, यमन ने फायर शुरू कर दिया और उधर ईरान ने भी मार दिया, तो क्या होगा फिर? वही कासिम सुलेमानी का रिंग ऑफ फायर। कासिम सुलेमानी ने आग का दरिया इजराइल के चारों तरफ बना दिया। ये है, देखिए, यही सच्चाई है। और ये बात नेतन्याहू बात करने गए, बात ऐसे ऊपर से तो ये है कि गाजा की सीज फायर के बारे में बात करने गए, और गाजा के सीज फायर के बारे में भी बताया आपको। उसमें भी जो मारेब अखबार, हिब्रू अखबारों में निकला है, उसमें ये साफ निकला है कि हमास ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। हमास परमानेंट सीज फायर की बात करता था, इस बार टेम्पररी सीज फायर पर तैयार हो गया, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स हमास की शर्त है कि ह्यूमैनिटेरियन एड आनी चाहिए और सारी हम हथियार नहीं डालेंगे वो। उसके बाद कल जबकि इजराइल ने ये कह दिया कि हम पार्डन तक दे देंगे, पहले तो कैश ऑफर किया था कि मतलब एक $100,000 एक हमास फाइटर को देंगे, यानी यहाँ के हिसाब से देखिए तो 85 लाख रुपए हर एक हमास फाइटर को देंगे हथियार डालने के लिए। लेकिन कोई आगे नहीं आया, ये आज से 6 महीने पहले की बात। और अभी उन्होंने कहा कि हम उनको एमनिस्टी दे देंगे, उनके ऊपर केस नहीं चलाएंगे अगर वो हथियार डाल दिए। अब यहाँ पर जो हिब्रू अखबार कह रहे हैं कि हमास ने इस बार फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। इजराइल में सेंटिमेंट है कि होस्टेजेस वापस आए, जो 20 से 25 होस्टेजेस अभी भी जिंदा हैं, कम से कम वो तुरंत वापस आए। नेतन्याहू भी दिखाना चाहता है कि वो वापस हम ले आए, और फिर वो इलेक्शन कॉल करना चाहता है, क्योंकि 2026 तक वो इंतजार नहीं करना चाहता। अभी उसको लग रहा है अगर होस्टेज डील हो गई तो हम जीत जाएंगे, लेकिन होस्टेज डील में वो ये नहीं चाहता है कि जैसे पहले की जो संधियाँ हुई उसमें हमास ने पूरा पब्लिक स्पेक्टिकल किया, अपनी जीत दिखाई, और जो इजरायली प्रिजनर्स जो छोड़े उन्होंने हमास के लोगों के माथे चूमे। जो इजरायली महिला जो सोल्जर्स थी उन्होंने ऐसी निगाहों से हमास के फाइटर्स को देखा। वो सब जनवरी में हो चुका है वो सब, और वो सब पूरी दुनिया ने देखा है। तो ये जो चीज़ है नेतन्याहू रिपीट नहीं होने देना चाहता। लेकिन नेतन्याहू के बस में क्या है? नेतन्याहू मान लीजिए सीजफायर नहीं करता है, उसकी सेना लड़ने को नहीं तैयार है, सिविलियंस को आप मारते रहोगे, और सिविलियंस को मारते रहोगे तो आज का 5वां पॉइंट भी आ गया, जो डेथ टोल है, और उसमें करीब 57,000 सिविलियंस शहीद हो चुके हैं, जो नई डेथ टोल आई है 7 अक्टूबर से लगातार। और अभी जो 8 सेंटर्स में जो लोग मारे गए हैं जब से अमेरिका ने गाजा ह्यूमैनिटेरियन जो फर्जी, जिसके बारे में पूरा एक्सपोजर हो गया, कल मैंने बताया कि उसके पीछे कैसे एक ग्लोबल ये बॉस्टन की अमेरिका की फर्म है ग्लोबल कंसल्टिंग, जो एक जिसका नाम है ग्लोबल कंसल्टेंसी, और उसने पूरा एक सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑरोरा नाम का तैयार किया था, और उस प्रोजेक्ट के तहत ये सब हो रहा है। और इसमें टोनी ब्लेयर का भी पैसा मतलब टोनी ब्लेयर भी किसी ग्रुप से जुड़ा है, उसका पैसा लगा है, बहुत सारी शेडी एंटिटीज़ का पैसा लगा है। इसीलिए बड़े बड़े बैंक्स यूरोप के गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का अकाउंट खोलने से मना कर दे रहे हैं। और तो वो जो सारी बात है कि जो आप अगर सीज फायर डील नहीं होती है तो आगे क्या होगा? आगे आप सिविलियंस को मार सकते हैं, लेकिन वो भी क्षमता कम हो रही है, सिविलियंस को शहीद करने की भी क्षमता कम हो रही है इजराइल की, और सेना वहां लड़ने को तैयार नहीं है। सेना ने एक लंबे समय से मतलब आप सोचिए कम से कम 40-45 दिन हो गए हैं, एक हमास के फाइटर को ये लोग नहीं मार पाए।
कहते रहते हैं कि हमने असैसिनेट कर दिया, हमने असैसिनेट कर दिया, ये कर दिया, लेकिन उसका कोई, पहले तो कम से कम दिखाते थे फर्जी सही कि देखिए यहाँ पर हमने किया, अब तो वो भी नहीं दिखा रहे। पूरी तरह से इजराइल बेनकाब हो चुका है, फंस गया है। इसीलिए देखिए ये जो बहुत बड़ी क्राइसिस इजराइल के सामने आ गई है। अच्छा, उसके बाद देखिए ईरान में क्या है कि अमेरिका की फेमस सोशल मीडिया पर्सनालिटी टकर कार्लसन है, और टकर कार्लसन ने ईरान के प्रेसिडेंट पेजेशकियान का इंटरव्यू लिया। पहले उन्होंने पुतिन का भी इंटरव्यू लिया है, और टकर कार्लसन राइट विंग के आदमी है, ट्रंप के आदमी है, लेकिन अमेरिका का एक राइट विंग एंटी इजराइल हो चुका है। ये मैं बता चुका हूं आपको, ये ट्रंप के इलेक्शन से हो रहा है, क्योंकि उसको ये मानना है कि अगर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को सफल बनाना है, अमेरिका को अगर मजबूत करना है, तो इजराइल पैसा भेजना बंद करना होगा। ये बात उसका इंटरेस्ट है, तो वो ईरान को इंटरव्यू कर रहा है। तो ईरान को इंटरव्यू करने में पेजेशकियान ने यहाँ तक कहा कि मुझको भी असैसिनेट करने की कोशिश हुई थी, वो फेल हो गई। इसके साथ साथ जो सुप्रीम लीडर खामनेई, उनको असैसिनेट करने की कोशिश हुई थी, वो कम से कम 4 या 5 कोशिशें हुई थी, वो पूरा फेल हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी भी ना ईरान अभी बता रहा है, ईरान बाद में बताया कि ईरान ने तो चली बताया, इजराइल नहीं बता रहा है कि उसके वाकई कितना बड़ा नुकसान हुआ है। यहां पर बात जो फंस रही है, मोसाद के कितने लोग मारे गए, जो हर्जलिया में अटैक हुआ था, क्या 1000 के ऊपर मोसाद के लोग मारे गए? इजराइल तो अपनी टोटल लॉसेज 28 दिखा रहा है, 28 लोग मारे गए 12 दिन की लड़ाई में इजराइल के हिसाब से उसके, और 3238 घायल हुए। इतना बड़ा गैप मैं बार बार कह रहा हूं, कभी कहीं नहीं देखने को मिला है। तो ये जो पूरी देखिए ये, अच्छा, ईरान को लेके और भी सारी चीजें सामने आ रही। ईरान ने जो ऑफेंसिव ले लिया है इंटरनेशनल, और उसके साथ जो रशिया और चाइना खड़े हो गए, और उस ऑफेंसिव में एक खास बात ये भी आई है कि जो मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो भी 7 मिनट का बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे ईरान का नेटवर्क इजराइल के अंदर बहुत स्ट्रांग है। इजराइल ने भले ही ईरान के अंदर मोसाद स्पाइस का नेटवर्क बना के वहाँ पर बड़ा खेल कर दिया शुरुआती दिनों में, फिर इजराइल हारा, लेकिन ईरान का जो नेटवर्क है वो ये वाला नहीं है कि वो एकदम क्षणिक कुछ ऐसी कोई सनसनीखेज कार्रवाई कर दे और उसके बाद ध्वस्त हो जाए। ईरान का नेटवर्क धीमा, वो स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन, धीरे धीरे। अब जैसे अभी पिछले दिनों ये पूरी बात सामने आई कि 3 जो ज्यूज हैं, जो सिटीजन है इजराइल के, वो ईरान की पेरोल पे थे, और वो कुछ बड़े इजरायली नेताओं को असैसिनेट करने जा रहे थे। चलिए, वो तीनों पकड़े गए। उसके बाद अभी फिर खबर आई है 11 लोग मिसिंग हैं इजराइल की एक कम्युनिटी से। वो कम्युनिटी का नाम अभी गुप्त रखा गया है, मेरे ख्याल से सेंट्रल इजराइल में है, नजेब डेजर्ट के पास। नजेब में डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है इजराइल की। 11 लोग गायब हैं, 11 ज्यूज इजरायली सिटीजन्स गायब हैं। मोसाद उनको ढूंढ, मतलब उनकी जो इंटरनल एजेंसी है शिन बेत, मोसाद नहीं, मोसाद एक्सटर्नल के लिए, जो इंटरनल एजेंसी है शिन बेत, वो ढूंढ रही है उनको। उसको शक है कि ये जो 11 हैं ये दिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी पे कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब बताओ, ये ऑफिशियल है, ये ईरान ने ऑफिशियली कह चुका, मतलब ये सॉरी इजराइल ऑफिशियली इसको कह चुका है बार बार। अच्छा, उधर क्या है, उधर जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं नेतन्याहू के खिलाफ, ईरान ने पिछले 1-2 सालों से, 7 अक्टूबर के पहले भी, क्योंकि 7 अक्टूबर के पहले एक नेतन्याहू के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तो उसके पहले ईरान ने बहुत ध्यान से उस आंदोलन को वॉच किया, उसकी एक एक चीज़ ईरान ने देखी, और फिर ईरान ने उस आंदोलन के बीच से लोगों को निकाला है। और ऐसा निकाला है कि वो लोग आज ऐसा खतरा बन रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है इजराइल की कि वो कैसे उनका मुकाबला करें। उसके बाद देखिए, जो एक चाइना का जो एक बड़ा बयान आया है ब्रिक्स के ऊपर, खासतौर पे जब ब्रिक्स में ट्रंप ने कह दिया कि हम 10% तारीफ और लगा देंगे सारे जो भी ब्रिक्स में है, क्योंकि ब्रिक्स में पुतिन ने यह कह दिया कि जो एक नेशनल करेंसीज हैं वो ब्रिक्स के देश यूज़ उन्होंने किए हैं, और भी आगे करेंगे। डॉलर में वो हर चीज़ इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करेंगे। इसको लेके ट्रंप आग बबूला, क्योंकि वो तो डॉलर हेजेमनी को खतरा है बहुत बड़ा। तो उसने टैरिफ्स की बात की, तो चाइना ने कहा, उन्होंने कहा, अब चाइना का देखिए कितना आराम से उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये सब जो बातें हैं कि हम 10% टैरिफ लगा देंगे, ये सब गुंडागर्दी है, ये सब अमेरिका की गुंडागर्दी है। हम लोग इस गुंडागर्दी में फंसना ही नहीं चाहते।
हमारा काम है व्यापार करना। अब देखिए, अब जो भाषा अमेरिका चाइना के खिलाफ यूज़ करता था कि चाइना डिक्टेटर है, चाइना ये है, चाइना गुंडा है एक तरह से, अब चाइना कह रहा है कि अमेरिका गुंडा है, और दुनिया से कह रहा है कि ये देखो अमेरिका कौन सी कैसी भाषा यूज़ कर रहा है। और हम लोग तो देखिए पीस चाहते हैं, हम लोग पीस चाहते हैं, हम लोग, और ये सच भी है भैया, इस समय जो ग्लोबल साउथ है, जो ब्रिक्स के देश है, वो पीस चाहते हैं, वो तो युद्ध नहीं चाहते, उन पर तो युद्ध थोपा गया है। यूक्रेन युद्ध भी रशिया पे थोपा गया, जिस तरह से रशिया का घेराव अभी भी चल रहा है, पूरे यूरोप को रीआर्म किया जा रहा है, फिर से हथियारीकरण हो रहा है पूरे यूरोप का कि वो रशिया पे हमला करे। तो अब ये जो पूरी बात है, इसको जो चाइना ने पलटवार करके कहा है कि अमेरिका देखिए सबसे बड़ा गुंडा, और इसमें जो चाइना के जो इन्वॉय जो ब्रिक्स अटेंड कर रहे हैं, और उसमें देखिए चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन माओ निंग वो गए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा हुआ, अगर ये इस तरीके से इन्होंने टैरिफ लगाया तो इसके बुरे परिणाम होंगे। WTO रिजीम अमेरिका ने ही शुरू की थी, जो मल्टीलेटरल ट्रेड पे निर्भर थी। अब अमेरिका चाहता है यूनिलैटरल हो जाए सब मामला, अमेरिका से ही केवल लोग ट्रेड करें, और अमेरिका किसी से ट्रेड करे ना करे वो अमेरिका के ऊपर है, बाकी सारे देश अमेरिका के तहत रहें। तो ये जो WTO रिजीम थी, जिसके तहत 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिया में हुआ, जिसको हम लोग बहुत अच्छा नहीं मानते क्योंकि उसमें भारत के बहुत वाइटल एसेट्स प्राइवेटाइज हो गए, बहुत कुछ उसका, हालांकि लोग कहेंगे जॉब्स बहुत सारी क्रिएट हुई, एक नई इकोनॉमी आई, उस बहस में वो एक अलग बहस है। आज देखिए वो वाली ग्रोथ भी फंसी हुई है, भारत ग्रो नहीं कर पा रहा है। भारत को अभी 15 से 16% ग्रो करना चाहिए, अगर उसको 2047-2050 तक उसको विकसित देश के रूप में उभरना है, जो कि नरेंद्र मोदी उसका नारा दे चुके हैं। लेकिन अभी भारत मुश्किल से 4 या 5% ग्रो कर रहा है, वो भी पता नहीं सही है कि नहीं। तो अब जो पूरी एक स्थिति आई है, उसमें जो 1991 के बाद जो लिबरलाइजेशन का दौर आया था, WTO का दौर आया था, अब उसके पहले अमेरिका वकालत करता था और चाइना और रशिया जैसे देशों पे हमला करता था कि ये लोग देखिए ग्लोबलाइजेशन नहीं चाहते, ट्रेड नहीं चाहते। आज बात उल्टी हो गई। आज बात यह हो गई है कि चाइना हमला कर रहा है अमेरिका पे कि ये WTO के नियमों के खिलाफ जा रहा है, जो खुद अमेरिका ने बनाए, जो IMF वगैरह के पूरे बनाए हुए नियम है। पूरा के पूरा जो डिस्कोर्स है, पूरा जो नैरेटिव है, देखिए कैसे पलट गया है। तो ये देखिए आज की खबरें थी, और मैं कल आपके सामने, और आज 2 वीडियोस हो गए, कल मैं कोशिश करूंगा 2 से ज़्यादा वीडियो आएँ। कुछ शॉर्ट्स भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी आपके बीच आएँ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।